Hello students. So today we will discuss about electric field. लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कूलम्स लॉ। हमने डिफाइन किया था चार्ज को समझा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की थी और कूलम्स लॉ के साथ वो क्लास हमने टर्मिनेट किया था और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो देखो बच्चों, एक बड़ा कॉमन सा जनरल सी का कंसेप्ट है ये फील्ड। कोई भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जब एग्जर्ट होता है तो वो फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, नाम से ही पता चल रहा है कि आप कॉन्टैक्ट, जिस बॉडी को फोर्स एग्जर्ट करना होगा वो बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं जाएगी, वो दूर से ही फोर्स एग्जर्ट कर देगी। तो इस फोर्स को समझाने के लिए एक कंसेप्ट यूज होता है एंड दैट इज फील्ड। ऐसा कहा जाता है कि उस बॉडी ने अपने अराउंड एक रीजन क्रिएट कर दिया है और उस रीजन में कोई दूसरी बॉडी आते ही वो रीजन उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका एक फील्ड बना हुआ, उसका एक इफेक्ट क्रिएट हुआ है उस रीजन में, चाहे वो ग्रेविटेशन में हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म में हो और चाहे वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में हो। वो फील्ड हर जगह चलता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट द रीजन। तो हमने कहा द रीजन अराउंड अ चार्ज। अब देखो, अराउंड अ चार्ज लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि एक ही चार्ज हो सकता है एक सेटअप हो, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, या हो सकता है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, या हो सकता है किसी फ्लैट प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, या हो सकता है किसी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो। तो मतलब अल्टीमेटली चार्ज होना चाहिए। उस चार्ज ने एक रीजन क्रिएट किया, द रीजन अराउंड अ चार्ज विद इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आर एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो रीजन जिसके अंदर उस बॉडी का, उस चार्ज्ड बॉडी का इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड किया जा रहा हो, उस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। The charge which produces this field is known as a source charge। अब जिसने फील्ड बनाया है उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक है, टर्म है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज तो हो गया। अब देखना, सोर्स चार्ज तो वो चार्ज है जिसने वो फील्ड बनाया। अब बाहर से जो चार्ज लेकर आ रहे हो, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उस चार्ज का नाम होता है टेस्ट चार्ज। क्योंकि हम टेस्ट करने के लिए लेकर आते हैं कि यहाँ कितना फोर्स लग रहा है, हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम एक चार्ज अपनी साइड से लेकर आ जाते हैं, दे रख के देखते हैं कितना फोर्स लग रहा है, ताकि हमें उसका स्ट्रेंथ पता चले फील्ड का। दैट इज वाई द चार्ज वी यूज इज नोन एज टेस्ट चार्ज। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक रीजन हो गया। अब यहाँ मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन नहीं है कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फील्ड को मैथमेटिकली किस टर्म से हम रिलेट करेंगे, वो टर्म बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर बच्चों एक बात समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कई बार यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बुक्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही समझोगे अगर एज अ फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसेप्ट है, एक रीजन है। और अगर किसी बुक में या किसी टीचर ने या कहीं भी क्वेश्चन में भी पेपर में आ जाता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, तो अगर इंटेंसिटी नाम भी लिखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिनोनिम्स की तरह हम यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। और एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये एक क्वांटिटी है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर का बेस है, तो बहुत अच्छे से सुनना। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is known as electric field intensity or strength at that point. It is a vector quantity denoted by E, arrow vector है। Its unit is न्यूटन पर कूलम। अब देखो, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स अपॉन चार्ज होगा, तो फोर्स न्यूटन और चार्ज कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप चाहो तो कैलकुलेट कर कर देख सकते हो। अब समझेंगे इस चीज को, ये है क्या। तो बच्चों देखो, अगर एक यहां पर सोर्स चार्ज रख दिया Q, इस सोर्स चार्ज ने एक रीजन क्रिएट किया जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। उस फील्ड में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आ गए Q0 चार्ज लाकर रखा जो R डिस्टेंस पर है वो पॉइंट। तो
यहाँ पर फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, तो कूलम साहब ने सीधा सा बता रखा है कि फोर्स एग्जर्ट होगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट अपॉन दिस डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब डेफिनेशन ये बोल रहा है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हैं, टेस्ट चार्ज ही होता है पर यूनिट पॉजिटिव। अब देखो क्यू नॉट चार्ज पर ये फोर्स लग रहा है तो पर यूनिट चार्ज पे कितना लग रहा होगा, एफ अपॉन क्यू नॉट, और इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ई विल बिकम एफ अपॉन क्यू नॉट, और जब इस एफ को यूज करेंगे तो क्यू नॉट विल बी कैंसल्ड आउट। अल्टीमेटली द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और एक्चुअली अब देखो एज अ कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही वो क्वांटिटी है जो बताती है कि किसी फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ क्या है उसकी। तो अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा समझूं, होता ऐसा नहीं है लेकिन मैं मान लेता हूं एक क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है, इसने इतने रीजन में एक फील्ड जनरेट कर दिया है, इतने रीजन में एक फील्ड जनरेट कर दिया है। अब उस फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूं, वन इज P एंड अनदर इज Q। इन दोनों पॉइंट्स पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो मैं एक बार यहां पर बताने के लिए यहां पर रखूंगा टेस्ट चार्ज, यहां बताने के लिए यहां पर रखूंगा। अब बताना आप क्यू नॉट चार्ज अगर मैं यहां रखूं और क्यू नॉट चार्ज यहां रखूं तो इस वाले केस में फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। तो व्हेन आर इज लेस द फोर्स बिकम मोर, फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर जब आप रखोगे क्यू नॉट तो यहां फोर्स कम हो जाएगा। अब देखो यहां फोर्स ज्यादा है तो डिवाइड करना है क्यू नॉट से, क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, और यहां पर फोर्स कम है तो यहां इंटेंसिटी भी कम होगी। यानी एक बात हमें समझ में आ रही है, अगर आप सोर्स चार्ज से डिस्टेंट होते चले जाओगे, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ाते चले जाओगे, तो ये पॉइंट जो मिलता जाएगा आगे चल के, उन पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिमिनिश होती चली जाएगी। यानी सोर्स चार्ज के भी जितना पास रहोगे आप, इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगी, और सोर्स चार्ज से दूर चले जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं बिटवीन डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो बच्चों ये फॉर्मूला साफ साफ बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ एक पैराबोलिक शेप में बनता है और ऐसा एक ग्राफ बनेगा। तो एग्जाम्स में ग्राफ ड्रॉ करने को भी आ जाता है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डेफिनेशन, इसको अच्छे से आप समझ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, लर्न कर लो। इसके बाद मैं आ जाता हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो 11th क्लास में अगर वेव्स ठीक से पढ़ा हो तो शायद समझ पा रहे होगे खुद ही। वैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, इसको पढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं। देखो ये यहाँ पर हमने कई सारे सोर्स चार्जेस लिए हुए हैं। देखो इस पॉइंट पर Q1 चार्ज है, इस पॉइंट पर Q2 है, इस पॉइंट पर Q3 है, एंड सो ऑन डॉट 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 QI। देयर आर I सोर्स चार्जेस। अब ये सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं है एज सोर्स चार्ज, यहाँ पर कई सारे 2 3 4 5 6 7 कुछ भी नंबर ऑफ सोर्स चार्जेस आर देयर। तो Q1 से लेकर QI तक सोर्स चार्जेस रखे हुए हैं, सबके पोजीशन वेक्टर्स हैं R1 R2 R3 RI। और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है टेस्ट चार्ज Q, और आपको ये बताना है कि इस Q पर नेट फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा होगा। देखो अगर यहां सिंगल चार्ज होता तो कूलम साहब ने बता रखा है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर कई सारे सोर्स चार्जेस हैं, हर चार्ज इंडिविजुअल फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा अपने साइड से। तो देखो Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा है F1 इधर, Q2 चार्ज F2, Q3 चार्ज F3, और ऐसे ही QI चार्ज FI। ये सारे इंडिविजुअल फोर्सेस, इंडिविजुअल चार्जेस अपने अपने इंडिविजुअल फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। तो अब आएगा यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, तो वो बताएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और सिंपल सी बात है, सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर एडिशन।
जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वही रिजल्टेंट फोर्स है इस चार्ज के ऊपर जो यहाँ रखा हुआ है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ देयर आर अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, देन द फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज, ये क्यू, ड्यू टू ऑल द सोर्स चार्जेस is given by the vector sum of the forces exerted on it by all the other charges। हर एक चार्ज अलग अलग जो यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेंगे, वही होगा इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स। अब यहाँ पर एक बात बता देनी और ज़रूरी है कि ये हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ लिया फोर्स के टर्म्स में। अब यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में भी हो सकता है। अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज नहीं रखा होता, एक सिंपल एक पॉइंट होता और इस पॉइंट पर मुझे बताना होता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो देखो हर सोर्स चार्ज अपना अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ प्रोड्यूस करेगा, और वो भी तो एक वेक्टर ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप वेक्टर अलजेब्रा से ऐड कर दो, जो भी वेक्टर सम होगा रिजल्टेंट होगा वही यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हो जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वर्क्स बोथ फॉर फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, क्योंकि इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक सिंपल दो चार्ज दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और कूलम्स लॉ लगाकर फोर्स निकालना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर कई सारे केसेज होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रख दिया है चार्जेस को और सेंटर में पूछा जा रहा है, या स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार्जेस को रख दिया गया है, सेंटर पर पूछा जा रहा है कोई भी चीज़, इंटेंसिटी या फिर फोर्स। तो आप कैसे निकालोगे, तो वो हमें वेक्टर का कंसेप्ट वहाँ पर अप्लाई करना होता है। और इसके लिए आपको वेक्टर्स के कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब वो नहीं होंगे तो मैंने एक दूसरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें 11th क्लास की फिजिक्स के क्लासेज हैं, तो उसमें वेक्टर का बहुत जल्दी वेक्टर की क्लास भी उसमें लेने वाला हूँ। तो वेक्टर के 2-3 वीडियोस में बनेगा टोटल, तो आप उन सारे वीडियोस को भी अच्छे से देख लो, तो वेक्टर के कंसेप्ट्स को क्लियर कर लो, क्योंकि 12th क्लास में आगे बहुत ज़्यादा वेक्टर बहुत ज़्यादा आएगा, तो वेक्टर को आपको क्लियर रखना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में डायपोल। डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, और डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी, कहाँ पर, इस अलग केसेस है। तो एक क्लास डायपोल के लिए होगा और उसके बाद गॉस थ्योरम। आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।